पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर आते हैं। क्या कुछ हलचलें हो रही हैं, क्या कुछ नया हो रहा है, इसकी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का लगातार विकास और विस्तार हो रहा है। आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। क्या है वो जानकारी, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर निर्णय भी लिया गया कि आने वाले समय में किस तरीके से और कितना बीज, इसके साथ साथ खाद की जो उपलब्धता है वो हर एक क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही नई पैदावार जो आएगी वो किस तरीके से और हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कई और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में खरीफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, उर्वरक मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव ए निर्जा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के कृषि से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न का उत्पादन हो, दलहन का उत्पादन हो, तिलहन का उत्पादन हो, बागबानी की खेती हो, देश में उपलब्धता का सवाल हो, निर्यात का सवाल हो, तो हम यह मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हम खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी सरकारें
और अच्छी संस्थाएं वही होती हैं जो समय समय पर अपनी कमजोरियों पर विचार करें और उनको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। तो जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो आप सबके ध्यान में आता होगा कि बहुत सारी प्रतिकूलता के बाद भी केंद्र सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो राज्य सरकारों को समय पर राशि उपलब्ध कराएं, जहाँ मिनी किट्स की ज़रूरत है मिनी किट्स उपलब्ध कराएं, जहाँ फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है, समय सीमा के भीतर सस्ते दामों पर राज्य सरकारों को उपलब्ध हो जिससे किसान तक वो पहुंच सके। अब यह सच है कि उर्वरक जैसी जो उपलब्धताएं हैं उनमें कठिनाइयां काफ़ी होती हैं और कठिनाइयां अनेक प्रकार की विकृतियों के कारण हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप इस दिशा में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई कदम बढ़ाए हैं और इस वजह से फर्टिलाइज़र की उपलब्धता भी बढ़ी है। नहीं तो मैं इस बात का साक्षी हूँ कि जब यूरिया की ज़रूरत होती थी तो अनेक राज्यों के सांसद, जिनमें मैं भी एक था, पार्लियामेंट में गांधी जी की मूर्ति के सामने धरने पर ही बैठे रहते थे और यूरिया की उपलब्धता नहीं होती थी। आज पिछले 7-8 वर्षों में इस प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के जो सुधार हुए उसके कारण हुई है कि एकदम कमी नहीं हुई और वितरण व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रही। कोविड के समय में ज़रूर एक बार दिक्कत आई कि जबकि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए तो सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी बढ़ाना पड़ी। आप सब लोग भी सरकार में काम करते हैं, जब पैसा निकालना हो तो सरकार को पैसा निकालना कितना कठिन होता है। आज 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइज़र में जा रही है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर ये सब्सिडी बचेगी तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में और देश के अन्य क्षेत्रों में ये पैसा काम आएगा तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। इस दृष्टि से सभी को प्रोत्साहन मिले तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, ब्रांड को बदलने जैसी बात भी कही गई है और पीएम प्रणाम जैसे प्रोत्साहन योजनाएं भी सरकार संचालित कर रही है, जिससे निश्चित रूप से राज्य इस दिशा में प्रेरित हों और जो अभियान है उस अभियान की दृष्टि से हम अपना योगदान कर सकें। फर्टिलाइज़र में नैनो यूरिया, नैनो डीओपी ये भी आ गया है, इसकी उपलब्धता भी है, इसकी बिक्री भी हो रही है, उपयोग भी हो रहा है। लेकिन एक तो इसके उपयोग में राज्यों के द्वारा तेजी आना चाहिए, राज्यों की ओर से आग्रह बढ़ना चाहिए और दूसरा हमारे यहाँ कई बार ऐसी विसंगति दिखाई देती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बढ़ रही है, नेचुरल फार्मिंग भी बढ़ रही है, नैनो यूरिया भी बड़ी मात्रा में उपयोग होना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरिया और डीएपी कम क्यों नहीं हो रहा, ये एक विचारणीय विषय है और राज्य सरकार के स्तर पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। इतना नैनो यूरिया अगर खेत में चला गया तो यूरिया कुछ तो बचना चाहिए। ऑर्गेनिक रकबा इतना हो गया तो कहीं ना कहीं तो रासायनिक उर्वरक की बचत होनी चाहिए, लेकिन वो भी बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, एक आश्चर्य का विषय है। इस पर मैं समझता हूँ राज्य सरकारों को गंभीरता से विमर्श करना चाहिए। दूसरा, मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब ने प्रयत्नपूर्वक हमारे खाद्यान्न की उपलब्धता से लेकर बाकी सब चीज़ों की उपलब्धता को सुचारू रूप से बनाए रखने में
निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए राज्य सरकार और किसान सभी बधाई के पात्र हैं। सामान्यतः खेती को आदर्श खेती कैसे बनाया जाए, हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार हम खेती कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर टेक्नोलॉजी का भी समावेश किया गया है, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं। आप सब लोगों को भी ध्यान है कि आज किसान ही एक ऐसा उत्पादक करता है जिसको अपनी उत्पादन का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। इस विडंबना के दौर से हम गुजर ही रहे हैं, लेकिन इसके रास्ते भी हम सब लोगों को खोजने ही पड़ेंगे। दूसरा, किसान के साथ सारी अनुकूलताएं हों तो भी उसको प्राकृतिक प्रकोप पर निर्भर रहना ही पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप की प्रतिकूलता उसको नुकसान दे जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से यद्यपि एक बड़ा सुरक्षा कवच है किसानों के पास, जिसमें अभी तक 6 वर्षों में 1,30,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को करवाई गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह भी उतनी नहीं है जिससे कि उसको फ़ायदे में पहुँचाया जा सके, लेकिन वो खड़ा रह सके इसके लिए एक तौर से इंश्योरेंस स्कीम समय समय पर काम आती है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती जो है वो मुनाफे की गारंटी दे, क्योंकि अगर खेती मुनाफे की गारंटी नहीं देगी तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां यह खेती के क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं आएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कल में एक बड़ी चुनौती भारत के सामने होगी। इस पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का समर्थन बढ़े। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी खेती में काम करना आसान होगा, लागत कम होगी, दुष्प्रभाव कम होंगे और मुनाफे की स्थिति बढ़ सकेगी। और इसलिए भारत सरकार ने तकनीकी दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर काम चल रहा है। आप सब भी उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से विभिन्न राज्यों के सहयोग से और आईसीआर के सभी जो साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किए और नई नई वैरायटियाँ आई, और उसका परिणाम ये रहा कि सबके प्रयासों से हमारे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। और पिछले 7-8 वर्ष के अंदर जो वृद्धि हुई, लगभग खाद्यान्न के अंदर 29% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि वैसे कम नहीं है, और फिर भी मैं सोचता हूँ कि हमें और आगे जाने की आवश्यकता है, और अचीव करने के लिए लक्ष्य है तो वो लक्ष्य कोई सीमा नहीं होती है, और फिर भी हमें उस स्थान तक पहुँचना है। और तिलहन के अंदर बात करें, दलहन के अंदर बात करें तो उसमें भी हमने वृद्धि की है। और जैसा कि दलहन के अंदर भी हमने जैसा कि लगभग 162 लाख टन से 278 लाख टन का उत्पादन पिछले 8 साल के अंदर हमने वृद्धि की है। और साथ ही तिलहन के अंदर भी हमने लगभग 58% की वृद्धि हुई है उत्पादन के अंदर। तो कुल मिलाकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं उत्पादन के अंदर, तो लेकिन फिर भी हमारे सामने ये है कि खाद्यान्न के अंदर हम स्थिति ठीक है, लेकिन तिलहन की अगर बात करते हैं तो तिलहन के अंदर भी हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और अभी जैसा कि डीजी साहब ने भी बताया वैरायटियों के बारे में, और हिमांशु जी ने भी जैसा कि योजनाओं के बारे में सारी बातें कही है किस तरह से हम करें, लेकिन एक्चुअल में वैरायटी जो हमारी है वो वैरायटी किसान तक जैसा कि मिनी किट है। अब वो मिनी किट में डीजी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि क्लाइमेट जोन के अनुसार हम अगर उस वैरायटी को अगर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में उत्पादन सही हुआ जो आईसीआर ने या साइंटिस्टों ने जो रिसर्च के अंदर लाए।
और ये ज़रूर है कि जब हम एक क्लाइमेट के अनुसार पता करेंगे, हम मिनी किट भी देते हैं उसके स्थान पर और फ्री में जैसा देने की हमारी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकारों को इसमें और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है कि जितने भी निःशुल्क हम जो अभी लगभग 3.5 लाख मिनी किट का लक्ष्य लिया है, जो कि मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत कम लक्ष्य भी है। इसके लिए राज्यों को और किस तरह से हम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वो पहुँचे। और एक मेरा जहाँ तक है कि हम किसानों को सीड देने के बाद में, उसके बाद में उत्पादन उस जिस किसान को दिया उसके उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, और उसके बाद में जिस किसान को नहीं मिला पड़ोस के अंदर लेकिन उसने दूसरा सीड कोई लगाया है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। हमारे रिसर्च साइंटिस्ट तो करते हैं, लेकिन हमने उत्पादन की तो बात की, लेकिन उस किसान के बाद में डेटा हमारे पास में क्या ऐसा डेटा है जिस किसान को हमने दिया है उस किसान को उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। ऐसे डेटे भी अगर हमारे को मिलेंगे तो आगे जाके हम किसानों को और अच्छे से उनको वही वेराइटी हम दे सकते हैं। अभी नई वैरायटी की भी बात की गई है। जब नई वैरायटी की हम बात कर रहे हैं तो नई वैरायटी के साथ साथ हमारी कुछ पुरानी वैरायटियाँ भी, पुरानी का मतलब जो देशी वैरायटी जिसको कहते हैं, उनके ऊपर भी हमें कैसे उनको किसान को कई बार हम देखते हैं किसान को जो वैरायटी पसंद है वही वैरायटी वो खरीदता है, लेकिन हम उनको दूसरे किट देते हैं या उनकी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन किसान को अगर वो वैरायटी वास्तव में अच्छी है तो क्या उसके ऊपर हमें वापस बैठ के मंथन करना चाहिए कि क्या इसके ऊपर ये वैरायटी अगर वास्तव में अच्छी है और किसान को पसंद है तो उनके मिनी किट हम कैसे दे सकते हैं, नहीं के दे सकते हैं। हमें अल्टीमेटली तो उत्पादन की वृद्धि करना है और किसान को भी लाभ मिले। जब हम सब मिलकर काम किसान के लिए कर रहे हैं, राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, तो ये हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम किसान को भी प्राथमिकता में रखते हुए हमें हर काम को आगे से करना है। तो जाना आपने इस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में किसान बहनों भाइयों आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे किसान से जो लगातार फूलों की खेती कर रहे हैं और फूलों की खेती करके ना सिर्फ अपनी आमदनी को इन्होंने बढ़ाया बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। किस तरह की रही इनकी कामयाबी और कैसी रही इनकी सफलता की कहानी, आइए देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तरीके से खेती कर किसान नई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। रमेश चौहान ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर सफलता हासिल की है। उनकी किसान यात्रा हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद से शुरू हुई। इनका जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था। इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ आकर खेती की बारीकियों को समझा।
वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहे, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिसे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों के विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो देखा आपने, ना सिर्फ पारंपरिक बल्कि फूलों की खेती करके भी हमारे जो किसान हैं वो अच्छा लाभ ले सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार सरकार का जोर रहा है कि जो सौर ऊर्जा है इसको कैसे संरक्षित करके हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, और इसी कड़ी में एक योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना को नाम दिया गया पीएम कुसुम योजना। इस योजना के जरिए किस तरह का लाभ मिल सकता है और कैसे ये जो योजना है हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं।
जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो जाना आपने पीएम कुसुम योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है हमारे लिए भी। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और साथ ही आपको बता दें अगर ये जानकारी आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।